देख रहे हैं सनसनी न्यूज 24। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हमारी खबरें आप तक पहुंचती रहे। जबलपुर में 3 दिवसीय वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस में शामिल होने बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी पहुंचे। वहीं जबलपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने जमकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण को लेकर हमेशा कांग्रेस के द्वारा बाधा खड़ी की गई है। कांग्रेस के नेता वकीलों का चोला उड़कर राम मंदिर निर्माण में बाधा डालते रहे हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर भारत की चेतना का प्रतीक है। भारत आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है और राम मंदिर भी काल के साथ अब बनने को तैयार है। वहीं उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी ने जिस प्रकार से पिछले दिनों चीन को लेकर जो बयान दिया है वह सरासर गलत है। राहुल गांधी भारत को चीन के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए कह रहे हैं। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने भारत के सैनिकों के प्रति पिटाई शब्द का उपयोग किया, उसके बाद 130 करोड़ राहुल गांधी कह रहे कि चीन के सामने आत्मसमर्पण भारत को करना चाहिए। इससे राहुल गांधी की जाने अनजाने में चीन के प्रति विचारधारा सामने आ रही है। वहीं उन्होंने कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन को मिले दान के बोझ तले राहुल गांधी दबे हैं या फिर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से हुए करार के चलते इस प्रकार के बयान राहुल गांधी के द्वारा दिए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कथनी और करनी में हमेशा फर्क रहा है। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़े यात्रा को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि 52 साल के युवा नेता का स्थायी साथी 35 साल का छात्र नेता है, जिसकी ख्याति टुकड़े टुकड़े गैंग से हुई है। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के सभी साथी प्रत्येक राज्य के किसी न किसी कारण से विवादित बयान देते रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इसका विचार भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी जनता के हितों के लिए लगातार कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार देश तरक्की कर रहा है। नए नए विकास कार्य और योजनाएं जनता के लिए किए जा रहे हैं। आइए आगे देखें क्या है पूरी खबर। यात्रा निकाल रहे हैं और उनके गठबंधन सहयोगी खड़गे जी दूसरी यात्रा निकाल रहे हैं। एक्चुअली में जितनी यात्राएं हैं मुझे ऐसा लग रहा है ये विपक्ष की एकता के समाधान के लिए नहीं, नेताओं के अहंकार के घमासान के लिए अधिक है। दूसरे चरण की यात्रा, अंतिम सवाल है मेरा, जम्मू कश्मीर निकलने जा रही, किस प्रकार के जुड़ाव की अपेक्षा आप कर रहे हैं कश्मीर की यात्रा? देखिए, जो यात्रा केरल से शुरू होती है और एक ऐसे नेता के साथ जुड़ाव करती है जिसने सड़क के ऊपर बीफ पार्टी ली थी, तमिलनाडु में आती है तो एक ऐसे पादरी जॉर्ज पुनिया को अपने साथ में लेते हैं जो एलानिया ये कह चुके हैं कि मैं जूते इसलिए पहनता हूं कि इस देश की धरती को अपवित्र मानता हूं, मेरा पैर न उससे टच हो जाए। कर्नाटक में पहुंचते हैं तो उनका कार्यकारी अध्यक्ष कहता है हिंदू शब्द बहुत गंदा है। महाराष्ट्र में आते हैं तो स्वतंत्र वीर सावरकर के विरुद्ध नफरत बोलने लगते हैं और गुजरात जाते नहीं उसके नजदीक पहुंचते हैं तो गांधीयंस विद गन कहने वाली मेधा पाटकर को साथ में ले लेते हैं। तो आप खुद ही सोचिए। और उनका स्थायी साथी कौन है? 52 साल के युवा नेता का स्थायी साथी 35 साल का एक छात्र नेता है जिसकी की ख्याति टुकड़े टुकड़े की संज्ञा के साथ जुड़ी हुई है। तो आप सोच लीजिए इतने जहर बुझे नफरती सामानों को लेके ये कौन सी मोहब्बत की दुकान दिखाने का प्रयास कर रहे हैं श्रीमान। इस देश की जनता बहुत विवेकशील है। राहुल गांधी जो तथा कथित भारत जोड़ो यात्रा पे भी चल रहे हैं और चलते हुए वो निरंतर कंफ्यूजन का अनुभव कर रहे हैं और इस कंफ्यूजन उनके लिए लाजमी भी है क्योंकि आपने 4 दिन पहले एक इंटरव्यू देखा होगा जिसमें वो एक अभिनेता से नेता बने, राजनेता। शायद आप लोगों को पता हो कमल हसन साहब एक पार्टी भी बना चुके थे जिसका नाम था MNM। उसने तमिलनाडु के चुनाव में भागीदारी की थी और 3.2% मत प्राप्त किए थे। कांग्रेस को तमिलनाडु में 4.2% मत प्राप्त हुए थे। तो आप सोचिए कि 3.2
मत प्राप्त करने वाला इंटरव्यू ले रहा है और 4.2% मत प्राप्त करने वाला उसको बता रहा है कि ये जियो पॉलिटिक्स में सफलता का मूल मंत्र क्या है। अब ये कंफ्यूजन है या क्लैरिटी है, यह मैं देश की जनता के ऊपर छोड़ता हूं। आपने देखा, हम लोगों का ये बहुत मानना था कि वो यात्रा भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी के विराट व्यक्तित्व के लिए नहीं निकाली गई थी, वो विपक्ष में अपनी हैसियत दिखाने के लिए निकाली गई थी, विपक्ष के नेताओं को दिखाने के लिए कि हम पूरे भारत में हैं, आप कहां हो। जो अन्य विपक्ष के नेता अपने मन में ख्वाब संजो रहे थे, चाहे वो ममता जी हो, नीतीश कुमार जी हो, केजरीवाल जी हो, शरद पवार साहब हो, तो आपने देखा कि नीतीश कुमार जी भी एक समाधान यात्रा निकालने लगे हैं, खड़गे जी बिहार में अलग यात्रा निकालने लगे हैं। तो अब यात्राओं के यात्री एक नए मुकाम की तरफ जा रहे हैं। तो इन सभी यात्रियों के लिए मैं यह पंक्ति कहते हुए अपना निवेदन समाप्त करूंगा कि इनकी यात्रा और इनका उद्देश्य क्या है कि कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, पर इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला, पर है शौक सफर ऐसा, एक उम्र हुई हमने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। धन्यवाद। थाईलैंड के मुख्य एयरपोर्ट में समुद्र मंथन की मूर्ति लगी हुई है, मैंने देखा है। जब हम साइप्रस जाते हैं तो साइप्रस में भी जो सबसे प्राचीनतम सभ्यता थी, उसमें स्वास्थ्य जैसे हिंदू प्रतीक अभी भी सुरक्षित है। अमित शाह जी ने हम लोग से सुरक्षित है, हमारे राम मंदिर खुल जाएगा, एक हो जाने दोनों। देखिए, जो आपने कहा, मैं एक और चीज ऐड कर दूं, अगर आप थाईलैंड जाएं तो वहां के किंग का जो पुराना महल है उसके चारों तरफ जाके देखिएगा तो 256 गरुड़ बने हैं। गाइड से पूछिएगा कि ये क्यों बने हैं तो जानते हो क्या जवाब देता है? वो कहता है, इन अवर ट्रेडिशन किंग इज कंसीडर्ड एज अ इनकारनेशन ऑफ हिंदू गॉड विष्णु। मैं हिंदी में बोले देता हूं। वो कहता, हमारी परंपरा में राजा को हिंदू भगवान विष्णु का प्रतिनिधि माना जाता है और चूंकि गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है, इसलिए सारा राजमहल इस ढंग से बनाया गया है कि वह गरुड़ की पीठ पर लगे। आप बताइए। राम मंदिर की तारीख नहीं बता रहे हैं। राम मंदिर की तारीख नहीं है। भगवान राम का मंदिर एक इमारत नहीं थी। भगवान राम कोई मनुष्य नहीं थे। भगवान राम आध्यात्मिक चेतना के उत्थान के प्रतीक थे। राम मंदिर भारत की चेतना के विकास के साथ आगे बढ़ा और तारीख जो है वो काल चक्र की गति की प्रतीक थी, क्योंकि तुलसी ने रामचरितमानस में लिखा है, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। तो ये काल तब आ रहा है जब हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, हम सामरिक दृष्टि से विश्व की 4थी सबसे शक्तिशाली कंट्री बन गए हैं, और इतना ही नहीं, IMF के हिसाब से हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन रहे हैं। अगले साल काल चक्र के इस मुकाम पे आना था, और जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह देश पूरी प्रखरता के साथ आगे बढ़ रहा है, इसके साथ राम मंदिर को ऊपर उठना था। देखिए, इतने अच्छा प्रश्न उठाया जो उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया था, उसमें तो एक ऐसी बात कह दी कि सारा संशय ही खत्म कर दिया। मैं कोट अनकोट में बोल रहा हूं। उन्होंने क्या बोला कि रशिया यूक्रेन युद्ध में रशिया ने यूक्रेन को सीधे मैसेज दिया है कि अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज के साथ रहेंगे तो हम आपका ज्योग्राफी बदल देंगे। और उनका वर्ड है, द सेम केस इज विद चाइना, कि चाइना भारत को ये मैसेज दे रहा है कि अगर आप दूसरे देशों से गठबंधन करेंगे तो वो हमारी ज्योग्राफी बदल रहा है। मान्यवर, आप कहना क्या चाहते हैं कि भारत चीन के आगे नतमस्तक हो जाए, सरेंडर कर दे, जैसे भाई भाई कह के आपके दौरे हुकूमत पे होता रहा? इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि चाइना के मुद्दे के ऊपर जाने अनजाने राहुल गांधी जी की जो सोच है वो सामने आ गई कि पहले भारत की सेना के जवानों के लिए पिटाई शब्द का प्रयोग किया। अब ये कह रहे हैं 135 करोड़ भारतवासियों से कि चीन के आगे हमें सरेंडर कर देना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, ये क्यों कह रहे हैं? राजीव गांधी फाउंडेशन को मिले दान के एहसान के बोझ के तले दबे हैं, या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का कांग्रेस पार्टी से हुए करार के इकरार के प्यार के कारण बोल रहे हैं? थाईलैंड जो है हिंदू कंट्री नहीं है। आपने जैसे बताया था कि इराक में एक्चुअली में समस्या क्या है कि कांग्रेस पार्टी हर चीज में आके हर चीज के विशेषज्ञ बन जाती है। जब श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ था तो आप याद करिए, कहते थे मुहूर्त ठीक नहीं है। अरे भाई, ये वो लोग हैं, जब हम लोग की सरकार के जमाने में एस्ट्रोलॉजी कोर्स के रूप में आया तो कहते हैं अंधविश्वास है, और अब कहते हैं मुहूर्त ठीक नहीं है। आप देखिए कितनी डाइकोटोमी ऑफ द कैरेक्टर है। तो वो अगर आज कह रहे हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, पर मैं तिथि की बात आपको ये कहना चाहता हूं कि भगवान राम का मंदिर
जब बनना शुरू हुआ तो मैं एक फैक्ट भी आपको बता दूं, जब हमने पहली बार शिलान्यास किया था प्रतीकात्मक 9 नवंबर 1989 को, तो देवोत्थानी एकादशी थी, जाके चेक कर लीजिएगा। जो पहली कार सेवा हुई 30 अक्टूबर 1990 को, वो भी देवोत्थानी एकादशी थी। देवताओं के उत्थान के आशीर्वाद से शुरू हुआ था। तो जब मकर संक्रांति का वह पर्व आएगा अगले वर्ष उत्तरायण से, दक्षिणायन से उत्तरायण, और जब भारत का स्वाभिमान भी नीचे से ऊपर उठ रहा होगा, ये काल चक्र की गति है। जो तारीख देखने की कोशिश करते हैं वो उस दृष्टि को समझ नहीं पाते। बढ़ते हुए वैश्विक क्षितिज पर उभरते हुए विकास उन्मुख भारत का प्रतीक है, और इस बार उसका यह सारा कार्य मध्य प्रदेश के इंदौर में संपादित होगा। तो वहीं दूसरी तरफ उसी से थोड़ी दूरी पर महाकाल का कॉरिडोर भी एक नया स्वरूप धारण करता हुआ दिख रहा है। अतः मैं कह सकता हूं, यदि हम भारत के संदर्भ में कहते हैं कि इट इज द यंगेस्ट नेशन एंड द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, हम आज विश्व के सबसे युवा देश और सबसे प्राचीन सभ्यता हैं, तो ये दोनों ही मध्य प्रदेश में दिखते हैं। इंदौर में आप प्रवासी भारतीय सम्मेलन देखिए, जो युवा भारत का, उभरते भारत का प्रतीक है, तो जाके महाकाल में भगवान महाकाल का दर्शन करिए, जो प्राचीन सभ्यता का प्रतीक है। और यहां भी जाबाली ऋषि की तपोभूमि में आकर जब हम संस्कृति का नया स्वरूप देखते हैं, तो एक अलग प्रकार के गौरव की अनुभूति होती है। हाँ, मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि एक तरफ भारत जो कि चिरंतन राष्ट्र है और एक नए गौरवशाली स्वरूप में विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है। उदाहरण के लिए एक चीज आपको ध्यान दिला दूं, अभी 2 दिन पहले आपने देखा हो कि केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने कैबिनेट में नेशनल हाइड्रोजन मिशन को मान्यता मंजूरी दी है। यानी अब हाइड्रोजन एनर्जी किस प्रकार से नई बनेगी, ये एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अनुसार ग्रीन एनर्जी की तरफ देश आगे बढ़ रहा है। इससे पहले इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यानी सोलर एनर्जी में हम उत्पादन बढ़ाएंगे, ये पूर्ववर्ती सरकारों ने भले ही सोचा हो, पर अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का नेता भारत बनेगा और केंद्र भारत में होगा, यह करके दिखाया। अर्थात नए डेवलपमेंट की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। परंतु अभी भारत में एक ऐसी भी स्थिति है कि भारत की राजनीति के चिर युवा और चिर व्याकुल कुछ भटके हुए नौजवानों